गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डाइन के सेकंड वीडियो लेक्चर में डाइन्स की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि कल आपने पढ़ा था, डाइन्स जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड होते हैं उन्हें हम डाइन्स कहते हैं। तो जो स्टेबिलिटी होती है डाइन्स की, डाइन्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं आइसोलेटेड डाइन से, क्योंकि डाइन्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर सेकंड और कार्बन नंबर थर्ड, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो वो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो शॉर्ट होता है बजाय sp3 sp2 सिंगल बॉन्ड के, जो कि आइसोलेटेड डाइन में पाया जाता है। तो एक तो तीन रीजंस हैं। तो एक तो जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ का फर्क है। sp2 ओवरलैपिंग जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बजाय sp3 sp2 ओवरलैपिंग के। तो इसलिए भी कॉन्जुगेटेड डाइन्स ज़्यादा स्थायी होती हैं आइसोलेटेड डाइन से। दूसरा रीज़न है रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण भी डाइन्स 1,3-ब्यूटाडाइन्स ज़्यादा स्थायी हो जाती हैं। इसको डिटेल में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो होता है वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिससे हम डाइन्स की स्टेबिलिटी निकालते हैं, जो कि आप पहले एल्कीन में भी पढ़ चुके हैं कि एल्कीन की स्टेबिलिटी भी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से डिटरमाइन करते हैं। उसी तरह से डाइन्स की स्टेबिलिटी भी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रकार तीन फैक्टर्स हैं जो एल्कीन की स्टेबिलिटी को निर्धारित करते हैं। तो एक तो हो गया हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और तीसरा रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण। तो अब हम ये देख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन में सभी जो कार्बन हैं, जो चारों कार्बन हैं, वो sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। और जो टर्मिनल कार्बन एटम है C1 और C4, वो अपने निकटवर्ती C2 और C3 के साथ अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनाता है तथा हाइड्रोजन परमाणु के साथ sp2s अतिव्यापन से दो सिग्मा बंध बनते हैं। और हर कार्बन के पास एक असंकृत p कक्षक बच जाता है। आप ये p कक्षक देख रहे हैं कि एक कार्बन के पास इस तरह से असंकृत p कक्षक बच जाता है। और ये p कक्षक जो कि sp2 संकृत है, सिग्मा बंध के तल के लंबवत होते हैं। जो सिग्मा बंध है उसके लंबवत होते हैं। और C1 तथा C2 पर जो p कक्षक है वो संपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा C1 C2 के मध्य सिग्मा बंध बनाता है। तो इस प्रकार से ये चार p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्थायी है, पाई1। तो इस प्रकार से चार पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पाई1 है उसमें आप देख रहे हैं कि चारों की सिमेट्री एक ही डायरेक्शन में है। तो C1 और C2 के मध्य पाई1 बनता है और C3 और C4 के मध्य। इसी प्रकार से जो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है तो ये हो जाता है psi1। और इसके बाद psi2। यहाँ पर दो p ऑर्बिटल्स चूंकि सेम डायरेक्शन में हैं तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, और दो विपरीत हैं लेकिन उनके बीच में भी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से पाई2 बॉन्ड बनेगा, तो दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी प्रकार से पाई3 और पाई4। पाई3 के अंदर C1 और C2 की ज्योमेट्री सेम है, इसलिए वहां संपार्श्विक अतिव्यापन होकर पाई बॉन्ड बन सकता है। और पाई4 में किसी भी p ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड बनना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उसके हर कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन युक्त असंकृत p कक्षक रहता है। और
C1 और C2 पर उपस्थित p कक्षक समपार्श्विक अध्यापन द्वारा C1 C2 के मध्य एक पाई बॉन्ड बनाते हैं और इसी प्रकार C3 और C4 के मध्य भी पाई बॉन्ड बनता है। इसके अलावा C2 पर जो असंकृत कक्षक उपस्थित है और C3 पर असंकृत कक्षक उपस्थित है, जैसे कि आप पाई 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देख रहे हैं, तो वहां पर भी उनके वो भी अध्यापन करके बॉन्डिंग कर सकते हैं। हालांकि ये बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि C1 C2 और C3 C4 वाले कार्बन के मध्य होती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम देखें तो C1 C2 C3 C4 चारों p कक्षक आपस में समपार्श्विक अध्यापन करते हैं और चारों असंकृत कक्ष एक इलेक्ट्रॉन युक्त p कक्षक आपस में समपार्श्विक अध्यापन से एक टेट्रासेंट्रिक पाई आणविक कक्षक बना लेते हैं जो चारों कार्बन परमाणुओं को ढक लेता है। तो इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉनों का चारों परमाणुओं पर डीलोकेलाइजेशन और इस प्रकार से स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ हम इसमें देख रहे हैं, ये देखिए आप, इसमें ब्लू कलर से आपको दिखाया हुआ है कि ओवरलैपिंग हो रही है C1 C2 में, जो आपको ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, और C3 C4 के अंदर p ऑर्बिटल्स की लोब्स आपको दिखाई हुई है। C1 C2 में ओवरलैपिंग हो रही है और C3 C4 में। इसके अलावा बीच में आप C2 C3 को देख रहे हैं, जो थोड़ा सा पर्पल कलर में, पिंक कलर में आपको दिख रहा है कि वहां पर भी ओवरलैपिंग संभव है। हालांकि ये ओवरलैपिंग C1 C2 C3 C4 की तुलना में वीक होती है, किंतु कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चारों p ऑर्बिटल जो हैं, इलेक्ट्रॉन चारों कार्बन परमाणुओं पर डीलोकेलाइज हो जाते हैं और इस कारण से संयुग्मित डाइन में अधिक स्टेबिलिटी आ जाती है। और इस बात का प्रूफ या एविडेंस इस चीज से मिलता है, इसकी बॉन्ड लेंथ से। यूजुअली आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो रहती है करीब 1.54। लेकिन यहाँ अगर हम देखें आणविक कक्षक संरचना के आधार पर, अगर हम देखें तो 1,3-ब्यूटाडाइन में C2 और C3 बंध आंशिक रूप से इस प्रकार डबल बॉन्ड करेक्टर प्राप्त कर लेते हैं। आप देख रहे हैं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डॉटेड डॉटेड से दिखाया हुआ है और इस प्रकार C2 C3 बंध सामान्य जो कार्बन कार्बन एकल बंध होता है उससे छोटा हो जाता है और C1 C2 और C3 C4 की बंध लंबाई जो सामान्य से डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लंबाई होती है 1.34। तो यहाँ पर C1 C2 और C3 C4 की बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में 1.34 न रहकर 1.37 हो जाती है और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी लंबाई बॉन्ड लेंथ होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होती है 1.3 एंगस्ट्रॉम। पर किंतु C1 C2 C3 C4 C1 C2 C2 C3 और C3 C4 ये जो चारों में जो 3 बॉन्ड हैं इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है और वो आती है 1.37 एंगस्ट्रॉम, सिंगल बॉन्ड से कम, डबल बॉन्ड से ज़्यादा। तो ये इस चीज का एविडेंस है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में C1 C2 C3 C4 डबल बॉन्ड एकल बंध के लक्षण प्राप्त कर लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि sp3 संकरण से sp2 संकरण में परिवर्तन से बंध लंबाई कम हो जाती है और इसलिए C2 C3 बंध छोटा और मजबूत बनता है। तो इस प्रकार से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और C1 C2 C2 C3 C3 C4 सभी बंध की लंबाई समान हो जाती है 1.37 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो हुआ कि हम किस प्रकार से अनुनाद के द्वारा डाइन्स की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। दूसरा फैक्टर जिसके द्वारा डाइन्स की स्टेबिलिटी हम समझाते हैं वो बिल्कुल वही है जिस प्रकार से एल्कीन की स्टेबिलिटी को समझाया गया था। एल्कीन की स्टेबिलिटी
में मैंने आपको समझाया था कि जब एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एल्केन बनती है और ऊष्मा निकलती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी एल्कीन उतनी ही कम स्टेबल होगी। तो अगर ये देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर हमारे पास एकल प्रतिस्थापित एल्कीन है तो उसका जब हम हाइड्रोजन का योग करेंगे तो कितनी ऊष्मा निकलती है? एक मॉलिक्यूल अगर एल्कीन है तो हमें ऊष्मा निकलती है 30 किलो कैलोरी प्रति मोल। और अगर 1 ब्यूटीन है यानी कि डी प्रतिस्थापित एल्कीन है तो ऊष्मा निकलती है -28 किलो कैलोरी प्रति मोल। और अगर 1 ब्यूटीन है तो हाइड्रोजनीकरण करने पर ऊष्मा निकलती है 30.3 कैलोरी प्रति मोल। तो इस प्रकार से जितनी कम ऊष्मा निकलेगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो चूंकि अगर एक डबल बॉन्ड है तो ऊष्मा निकलती है 30.3 किलो कैलोरी। अब चूंकि हम डाइन की बात कर रहे हैं तो डाइन में 2 डबल बॉन्ड है, तो जब इस पर हाइड्रोजन का योग होगा तो एन ब्यूटेन बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। तो चूंकि 2 डबल बॉन्ड है तो कितनी ऊष्मा निकलनी चाहिए? 60.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। स्टूडेंट्स ये तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। माइनस का मतलब है ऊष्मा का निकलना। माइनस का मतलब यहाँ सिर्फ इस माइनस साइन का मतलब कि अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो उस हिसाब से अगर हम ब्यूटाडाइन की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हैं तो यहाँ पर ऊष्मा निकलनी चाहिए थी 60.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। किंतु वास्तव में 1,3 ब्यूटाडाइन का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ऊष्मा निकलती है 57.1 किलो कैलोरी प्रति मोल, अर्थात 3.5 किलो कैलोरी ऊष्मा कम निकलती है। तो ये जो कम निकलती है इसका कारण है क्योंकि इसमें अतिरिक्त स्थायित्व आ जाता है, इसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। संयुग्मन के कारण कॉन्जुगेटेड डाइन में अतिरिक्त स्थायित्व आ जाता है, यानी कि इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो जितनी कम ऊष्मा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में निकलती है एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। ये आप पढ़ चुके हैं। तो उसके आधार पर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन में जितनी ऊष्मा निकलनी चाहिए थी उससे कम निकल रही है। उसका कारण है क्योंकि इसमें अन्नाद के द्वारा स्थायित्व बढ़ गया है। नेक्स्ट है सिग्मा बंध की सामर्थ्य। सिग्मा बंध का छोटा होना, शॉर्टनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हम जानते हैं कि जो संकरण होता है उससे हमारी बॉन्ड लेंथ परिवर्तित होती है। जो कॉन्जुगेटेड डाइन होती हैं उसमें जो C2 और C3 के बीच में जो बंध है वो कौन से अतिव्यापन से बनता है? sp2 और sp2। कार्बन 2 भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 3 भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि जो आइसोलेटेड डाइन होती है उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में बंध बनता है वो एक कार्बन sp2 होता है और दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये हम जानते हैं कि क्योंकि sp2 संकृत कक्षक में sp3 संकृत कक्षकों की तुलना में s करेक्टर अधिक होता है, और जब s करेक्टर अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा समीप होता है, और नाभिक की जितना समीप होगा उसकी वो बंध छोटा और मजबूत होगा। तो इसलिए sp2 और sp2 संकृत कक्षक छोटे और अधिक स्थायी होते हैं और इसलिए वो मॉलिक्यूल भी स्थायी हो जाता है, यानी कि बंध स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मोर स्टेबल देयरफॉर मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ आप देखिए नीचे मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कैसी एल्कीन है? डाइन है, आइसोलेटेड। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 संकृत है और दूसरी कार्बन sp3 के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ s करेक्टर कम है इसलिए बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन में C2 और C3 दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, अधिक s करेक्टर होता है।
तो अधिक s करेक्टर वाले कार्बन कार्बन एकल बंध बनाता है, तो इसलिए उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी तरह से ये और आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कि 1,4 पेंटाडाइन है, यानी कि आइसोलेटेड डाइन है, तो आपको मिल रहा है हाइड्रोजनेशन कराया, हमको मिल रहा है पेंटेन, और कितनी ऊष्मा निकल रही है 60 किलो कैलोरी प्रति मोल। जबकि वही डाइन आपने कैसी ली है, कॉन्जुगेटेड। अगर हमने सेम डाइन कॉन्जुगेटेड ली है, 1,3 पेंटाडाइन है, वहां पर भी प्रोडक्ट हमारा सेम बनेगा, एल्केनी पेंटेन ही बनेगा, लेकिन ऊर्जा कम निकल रही है, 54 किलो कैलोरी निकल रही है। तो इसलिए आप यहाँ से आराम से समझ सकते हैं इस चीज को कि आइसोलेटेड डाइन है और कॉन्जुगेटेड डाइन है, दोनों से उत्पाद सेम बन रहा है, किंतु ऊष्मा में अंतर है। जितनी कम ऊष्मा निकलेगी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। और ये फिर आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि देखिए आप कॉन्जुगेटेड डाइन देखिए, नीचे राइट से चलेंगे, हम राइट से चलेंगे, सबसे नीचे इधर राइट से कॉन्जुगेटेड डाइन है ट्रांस 1,3 पेंटाडाइन, कितनी ऊष्मा निकल रही है 53.7। अब हो गई आइसोलेटेड डाइन ट्रांस 1,4 हेक्साडाइन 57.4, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। आइसोलेटेड डाइन है बिल्कुल, लेकिन ये है 1,4 पेंटाडाइन, इसमें स्टेबिलिटी, इसमें ऊष्मा निकल रही है, हीट ऑफ हाइड्रोजन निकल रही है 60.2, और भी स्टेबिलिटी कम हो गई। और ये है एल्काइन 2 पेंटाइन, इसमें 65.8 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है, इसकी स्टेबिलिटी और कम हो गई। और टर्मिनल अल्काइन 1 पेंटाइन, इसमें 69.5 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है, तो उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से, और ये है क्यूमुलेटेड डाइन, जो तीसरी प्रकार की संचयी डाइन है। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों जो कार्बन है वो कैसा है, sp संकृत, यहाँ जो कार्बन है वो sp संकृत है, और यहाँ जो ऊष्मा है 69.8, यानी कि ये सबसे अनस्टेबल होती है क्यूमुलेटेड डाइन। तो इस चित्र से आप देख सकते हैं कि क्यूमुलेटेड डाइन सबसे कम स्टेबल है, फिर आइसोलेटेड डाइन, और फिर कॉन्जुगेटेड डाइन सबसे स्टेबल रहती हैं। तो इस प्रकार से स्टेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, और डाइन्स की स्टेबिलिटी या एल्कीन की स्टेबिलिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, किसी में भी एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। तो इसलिए आप इसको ठीक से समझ लें और प्रिपेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।